Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter stars and the solar system. तो अब हम यूरेनस के बारे में बात करेंगे। यूरेनस सन से 7th प्लैनेट है। इसको हमेशा हम लार्ज टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं, इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और यूरेनस इनफैक्ट फर्स्ट प्लैनेट था जिसको टेलीस्कोप्स की मदद से डिस्कवर किया गया। ऑल्दो जो डायमीटर है यूरेनस का वो अर्थ से लगभग 4 टाइम्स है, लेकिन ये बिल्कुल छोटी सी डिस्क की तरह दिखता है टेलीस्कोप से, क्योंकि ये अर्थ से बहुत बहुत दूर है। जुपिटर एंड सैटर्न के बाद यूरेनस इज़ द 3rd बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले आ जाता है बिगेस्ट प्लैनेट में जुपिटर, देन सैटर्न एंड देन यूरेनस। वीनस की तरह यूरेनस भी अपनी एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। मतलब 2 प्लैनेट आपके सोलर सिस्टम में ऐसे हो जाते हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। फर्स्ट इज़ वीनस एंड सेकेंड इज़ यूरेनस। UV करके आप इसे लर्न कर सकते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर है आपका यूरेनस का कि इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बहुत ही हाईली टिल्टेड है। हाईली टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन होने की वजह से ऐसा लगता है ये बॉल की तरह घूम रहा है। यूरेनस भी मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है और इसका एटमॉस्फेयर में बहुत सारी पॉइजनस गैसेज हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से इस प्लैनेट में कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। यूरेनस के पास लगभग 27 सैटेलाइट्स हैं। इसके यूरेनस के चारों तरफ भी छोटे छोटे रिंग्स हैं, छोटे से रिंग्स हैं, और इसको हम हिंदी में इंद्र ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट आ जाता है आपका नेपच्यून। नेपच्यून सन से 8th प्लैनेट हो जाता है और ये यूरेनस के भी पीछे है, लोकेटेड है। इनफैक्ट नेपच्यून सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट प्लैनेट है। इट इज़ द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सबसे दूर, सन से सबसे दूर लोकेटेड है। तो प्लैनेट नेपच्यून सन से फार्देस्ट है और फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ भी है। और नेपच्यून 2nd प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया। फर्स्ट इज़ यूरेनस एंड द सेकेंड इज़ नेपच्यून। ये दोनों ही प्लैनेट टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किए गए हैं। नेपच्यून को एज ए ब्लू ग्रीन स्पेक की तरह आप देख सकते हैं बाय यूजिंग द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप ऑन द अर्थ। नेपच्यून मेनली बना हुआ है लिक्विड एंड फ्रोजन हाइड्रोजन से एंड हीलियम गैसेस से। एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है, इसमें कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। नेपच्यून के पास लगभग 14 सैटेलाइट्स हैं। तो नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं अराउंड द प्लैनेट्स, वो समय के साथ बदलते रहते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स नए नए सैटेलाइट्स को डिस्कवर करते रहते हैं विद द यूज़ ऑफ बेटर एंड बेटर टेलीस्कोप्स। नेपच्यून प्लैनेट को हम वरुण ग्रह भी बोलते हैं हिंदी में। अब हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। अब जैसे कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो सन के अराउंड मूव करती है उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। इसी तरह से एक सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, इसीलिए मून अर्थ का सैटेलाइट है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, जबकि बहुत सारी आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून ही है। और बाकी जो नेचुरल सैटेलाइट्स बाकी प्लैनेट्स के जो होते हैं उनको भी हम उनके मून ही बोलते हैं। अब 8 प्लैनेट्स में से, जो सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, तो इसमें से फर्स्ट 2 प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस, इनके कोई सैटेलाइट नहीं है। बाकी के रिमेनिंग 6 प्लैनेट में 1 या उससे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। सैटेलाइट शाइन करती हैं, विजिबल हो जाती हैं, क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं जो उन पर फॉल करती है। तो अब हम मून के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है एक डेफिनेट रेगुलर पाथ में, जिसको हम मून्स ऑर्बिट कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अर्थ का, वो मून को अपने ऑर्बिट में बांधे रखता है। अर्थ मून की तरह सन के अराउंड भी मूव करती है। मून अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है जैसे अर्थ करती है।
मून लगभग 1/4 साइज अर्थ के लगभग 1/4 साइज का है डायमीटर में, लेकिन इसका मास और भी कम है। अर्थ के मास का 1/80th पार्ट है मून। जो डिस्टेंस है अर्थ से मून का दैट इज़ 3,84,000 किलोमीटर्स। तो मून जो है हमारा क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। मून काफ़ी बड़ा दिखाई देता है बाकी स्टार से, क्योंकि स्टार्स के कंपैरिजन में अर्थ के ये काफ़ी पास है। एक्चुअली जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स हैं वो मून से काफ़ी बड़े हैं। मून इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ रॉक्स। मून रॉक्स का एक ह्यूज बॉल है। मून की सरफेस कवर्ड है विद हार्ड एंड लूज डर्ट। बहुत सारे गड्ढे हैं बड़े बड़े डिफरेंट साइजेस के ऑन द सरफेस ऑफ मून, जिसको हम क्रेटर्स भी कहते हैं। जो सरफेस ऑफ मून है उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स भी हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस ऑफ मून है दैट इज़ कवर्ड विथ हार्ड एंड लूज डर्ट, क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मून में कोई वाटर नहीं है, और इसीलिए मून में कोई लाइफ नहीं है। अब मून पे दिन काफ़ी गर्म होता है और नाइट काफ़ी ठंडी होती है। मैन ने भी मून पर लैंड कर दिया है, और जो फर्स्ट मैन था जिसने मून पर लैंडिंग की थी दैट वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इन्होंने लैंडिंग की थी इन जुलाई 1969। इसके बाद एक दूसरे एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था एडविन एल्ड्रिन, जिन्होंने इनके बाद लैंडिंग की थी। मून अपनी कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन फिर भी हम नाइट स्काई में इसको शाइनिंग देख सकते हैं। हम मून को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जो सनलाइट फॉल करती है मून पर वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ की तरफ आती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।